हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आसमानी बिजली और दुल्हन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सावनपुर गांव के बारे में कहा जाता था कि यह गांव एक समय खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन बीते कुछ दशकों में यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। हर शादी के दौरान आसमान में बिजली जरूर चमकती थी और कई बार दुल्हनें शादी के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब मृदुला नाम की एक आत्मा की वजह से होता है। मृदुला, जो कभी गांव के सबसे प्रभावशाली परिवार की बहू बनने वाली थी, अब एक दहशत का नाम बन गई थी। सावनपुर गांव में शिखा की शादी पूरे धूमधाम से हो रही थी। गांव के लोग बेहद उत्साहित थे क्योंकि रोहन और शिखा की जोड़ी को सभी आदर्श मानते थे। हवेली को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। घर के आंगन में लगे आम के पेड़ को भी लाल और पीले कपड़ों से लपेटा गया था, जो शुभता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन कुछ लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर था। हवेली में होने वाली हर शादी में कुछ न कुछ अनहोनी हुई थी। हालांकि इस बार सभी ने ठान लिया था कि वे इन डरावनी कहानियों पर ध्यान नहीं देंगे। शाम होते होते बारिश के हल्के छींटे पड़ने लगे। आसमान में गहरे काले बादल जमा हो रहे थे। मंदिर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शिखा अपने लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी साड़ी पर लाल रंग की चमकती जरी पर रह रहकर बिजली की चमक पड़ती, जो माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। पंडित जी ने कहा कि फेरे रात 10 बजे शुरू होंगे। सभी बाराती मंडप के पास बैठ गए। हवाओं में हल्की ठंडक पड़ने लगी। अचानक मंदिर के पास लगे केले के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के अजीब तरीके से हिलने लगी। गांव की एक बूढ़ी महिला, जो इन सब कहानियों की साक्षी थी, फुसफुसाते हुए बोली, यह वही समय है, हर बार यही होता है। शादी की रात बिजली कड़कती है और हवाओं में गूंजती आवाजें आती हैं। सभी ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। शिखा और रोहन मंडप में बैठे थे, लेकिन रोहन के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। शिखा ने उसे देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम बहुत चुप हो। रोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे ही फेरे शुरू हुए, अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकी, इतना तेज कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मंदिर की दीवारें हल्के से हिल गईं और पास में रखा एक दिया बुझ गया। पंडित जी ने इसे शुभ संकेत नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। शिखा के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय रोहन के हाथ कांपने लगे। किसी ने इसे शादी का उत्साह समझा, लेकिन शिखा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही रोहन ने सिंदूर लगाया, पास में खड़ी गाय जोर जोर से रंभाने लगी। यह घटना गांव के लोगों के लिए अजीब थी, क्योंकि वह गाय हमेशा शांत रहती थी। जब फेरे खत्म हुए और विदाई का समय आया, तो आसमान फिर से गरजने लगा। इस बार गरज इतनी जोरदार थी कि मंदिर के बाहर खड़े पेड़ की एक टहनी टूटकर गिर गई। शिखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। विदाई के दौरान जब शिखा ने पलटकर अपने माता पिता को आखिरी बार देखा, तो उसे लगा कि मंदिर के एक कोने में कोई खड़ा है, एक लाल साड़ी में छाया सी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शिखा ने इसे अपनी कल्पना समझा और चुपचाप ससुराल की ओर निकल पड़ी। ससुराल पहुँचने पर जब शिखा ने पहली बार हवेली के अंदर कदम रखा, तो उसे लगा कि हवा का झोंका अचानक तेज हो गया है। दहलीज पर उसके कदम रखते ही हवेली का पुराना झूमर हल्का हिला। यह अजीब था, क्योंकि हवा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। शिखा को रोहन की मां ने आशीर्वाद दिया और उसे अंदर के कमरे में ले जाया गया। कमरा बड़ा और आलीशान था, लेकिन उसकी दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, जो उसे असहज कर रही थीं। खासकर एक तस्वीर, जिसमें लाल साड़ी पहने एक महिला उसे घूरती हुई लग रही थी। शिखा ने इसे अपने मन का वहम समझा और खुद को शांत करने की कोशिश की। रात के 12 बज चुके थे। शिखा थकी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवेली के बाहर से आ रही अजीब आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। रोहन, तुम हो? शिखा ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने देखा कि खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ की परछाई झलक रही थी। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया हो। शिखा घबराकर पीछे हट गई। उसने खिड़की से बाहर झांका और अचानक बिजली की चमक में उसे लाल साड़ी में एक महिला खड़ी दिखी। उसकी आंखें सफेद थीं और वह सीधे शिखा को घूर रही थी।
शिखा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगले ही पल महिला गायब हो गई। सुबह जब शिखा ने रोहन को यह सब बताया तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह पुरानी हवेली है, शायद तुम्हें नींद में कुछ महसूस हुआ होगा। लेकिन शिखा को यकीन था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। कुछ था जो उसे देख रहा था, कुछ ऐसा जो अब उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। शिखा ने उस रात मुश्किल से नींद ली। हर बार जब वह सोने की कोशिश करती, उसे खिड़की के बाहर किसी की हलचल महसूस होती। वह बिजली की चमक और रह रहकर आती हवाओं की सिहरन के बीच बेचैन होकर बैठी रही। सुबह जैसे ही वह उठी, उसे लगा कि रात की घटनाएं बस एक बुरा सपना थीं। लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। खिड़की के बाहर मिट्टी में गहरे निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर वहां खड़ा रहा हो। यह कैसे हो सकता है? मैं इसे अपनी कल्पना समझ रही थी, लेकिन ये निशान। वह बुदबुदाई। शिखा ने तुरंत रोहन को यह बात बताई। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह पुरानी हवेली है और गांव में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। शायद किसी ने रात में गलती से कदम रख दिए होंगे। शिखा को रोहन का जवाब अधूरा और टालमटोल भरा लगा। उसने महसूस किया कि रोहन कुछ छिपा रहा है। ससुराल में बिताए शुरुआती दिनों में शिखा को कुछ और अजीब बातें महसूस होने लगी। हवेली का हर कमरा, हर दीवार और हर कोना जैसे किसी रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए था। हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी रामेश्वरी दादी ने शिखा को बहुत दुलार दिया। वह अकेली थी जो शिखा से खुलकर बात करती थी। एक दिन शिखा ने दादी से पूछा, दादी, इस हवेली में रात को अजीब आवाजें क्यों आती हैं? और ये खिड़की के पास के निशान? दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और उनकी बात न सुन ले। फिर धीमे स्वर में बोली, बिटिया, इस हवेली में कुछ अनजाना है। मैं इसे बताने से डरती हूँ, लेकिन तुमसे सच छुपाना भी सही नहीं है। उन्होंने बताया कि इस हवेली में पहले भी कई दुल्हनों के साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। हर शादी की रात के बाद दुल्हन को या तो बुरे सपने आने लगते हैं या फिर वह बीमार पड़ जाती है। कई बार दुल्हनें बिना किसी कारण गायब भी हो चुकी हैं। गायब? क्या मतलब? शिखा ने चौंक कर पूछा। दादी ने धीरे से कहा, मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि यह सब मृदुला के कारण होता है। शिखा को मृदुला का नाम सुनते ही अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हुई। उसने दादी से और पूछना चाहा, लेकिन तभी रोहन की माँ वहाँ आ गयी। दादी, क्या आप काम छोड़कर बैठी हैं? और शिखा, तुम इन बेकार बातों में ध्यान मत दो। ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, उन्होंने कड़े स्वर में कहा। शिखा ने महसूस किया कि इस परिवार में मृदुला का नाम लेना भी एक वर्जित विषय था, लेकिन उसके मन में सवाल गहराते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद शिखा ने हवेली के सबसे पुराने हिस्से में एक दरवाजा देखा। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता था और उस पर जंग लगी मोटी जंजीरें थीं। जब उसने इसके बारे में रामेश्वरी दादी से पूछा तो उन्होंने घबराते हुए कहा, बिटिया, उस दरवाजे को मत खोलना। वह तहखाना है जहाँ कोई नहीं जाता। शिखा को अब यकीन हो गया था कि इस तहखाने में कुछ ऐसा छिपा है जो मृदुला और इस हवेली के रहस्यों को उजागर कर सकता है। रात के 2 बजे थे। हवेली में सभी सो रहे थे। शिखा को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह आवाज सीधे उसी तहखाने की ओर जा रही थी। शिखा ने अपनी चप्पलें पहनकर हिम्मत जुटाई और आवाज के पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि जंजीरों से बंद दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया, जिसमें जले हुए कपड़ों की गंध थी। शिखा ने अंदर झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। शिखा! आवाज धीमी और गूंजती हुई थी। डर और जिज्ञासा के बीच उसने तहखाने में कदम रखा। तहखाने के अंदर घुसते ही शिखा को महसूस हुआ कि यह जगह बेहद पुरानी थी। चारों ओर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर जले हुए निशान थे और फर्श पर कई टूटे हुए सामान बिखरे थे। एक कोने में शिखा को एक पुराना बक्सा मिला। बक्से पर लाल रंग की धुंधली लकीरें थीं, जो देखने में खून जैसी लग रही थीं। शिखा ने हिम्मत करके बक्सा खोला। बक्से के अंदर उसे कुछ पुराने गहने, एक लाल साड़ी और एक डायरी मिली। डायरी पर मृदुला का नाम लिखा हुआ था। शिखा ने तुरंत डायरी खोली। उसके पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे। हर पन्ने पर मृदुला की कहानी लिखी थी। मेरा नाम मृदुला है।
मैं इस हवेली की बहू बनने वाली थी, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। शादी की रात मेरे पति ने मुझे ठुकरा दिया और मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया। जब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे जला दिया। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। डायरी पढ़कर शिखा को समझ आया कि मृदुला की आत्मा क्यों इस हवेली को और यहाँ आने वाली हर दुल्हन को परेशान करती है। डायरी पढ़ने के बाद शिखा के मन में डर और सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। मृदुला के साथ जो हुआ था वह केवल अन्याय नहीं था, बल्कि एक अमानवीय अत्याचार था। वह समझ चुकी थी कि मृदुला की आत्मा क्यों हर नई दुल्हन के साथ कुछ न कुछ अनहोनी करती है। तभी तहखाने में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के कोने से एक धीमी आवाज गूंजने लगी। शिखा ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार और स्पष्ट, शिखा, मेरी कहानी अधूरी है। मेरी मौत के पीछे और भी लोग हैं। शिखा को महसूस हुआ कि मृदुला की आत्मा उसके आसपास ही थी, लेकिन अब वह डरने के बजाय मृदुला को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुकी थी। शिखा ने यह सब अपने ससुराल वालों को बताने का फैसला किया। अगली सुबह जब पूरा परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा हुआ तो शिखा ने डायरी सबके सामने रख दी। यह क्या है, शिखा? रोहन की मां ने गुस्से और घबराहट भरी आवाज में पूछा। यह मृदुला की डायरी है। इसमें लिखा है कि उसके साथ क्या हुआ। आप सब इस बारे में जानते हैं, है ना? शिखा ने सीधे सवाल किया। रोहन के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथों का चाय का कप गिरते गिरते बचा। तुम्हें यह सब किसने बताया? यह सब पुरानी बातें हैं जिन्हें अब छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए। यह हवेली अभी भी उसकी पीड़ा की गवाह है। हर नई दुल्हन क्यों परेशान होती है? क्यों हर शादी की रात बिजली कड़कती है? घर के हर सदस्य ने चुप्पी साध ली। शिखा ने रोहन को अलग ले जाकर पूछा, तुम मुझसे सच क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें पता है कि मृदुला के साथ क्या हुआ, है ना? रोहन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में ग्लानि साफ दिख रही थी। हाँ, मुझे पता है। दादी से मैंने यह कहानी सुनी थी। मृदुला इस घर की पहली बहू बनने वाली थी, लेकिन मेरे परदादा और दादा ने उसकी जमीन और संपत्ति के लिए उसकी शादी तोड़ दी। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मारकर इस तहखाने में छुपा दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। तो फिर क्यों तुम सबने इसे छुपाया? उसे न्याय क्यों नहीं दिलाया? शिखा ने रोते हुए कहा। क्योंकि परिवार की बदनामी का डर था, और अब भी मुझे डर है कि इस सच के बाहर आने से हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, रोहन ने कहा। उस रात शिखा ने मृदुला की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उसने तहखाने में एक दिया जलाया और मृदुला की तस्वीर सामने रखकर उसे पुकारा। मृदुला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। अचानक तहखाने में तेज हवा चलने लगी। दिया बुझ गया और एक धुंधली परछाई सामने प्रकट हुई। वह मृदुला की आत्मा थी। शिखा, तुम्हें इस घर के हर उस सदस्य से मेरा सच बुलवाना होगा जो मेरी मौत के गुनहगार हैं। तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। शिखा ने अगले दिन पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसने तहखाने से मिली डायरी और मृदुला के आखिरी शब्द सबके सामने रखे। अगर आप सबने सच कबूल नहीं किया तो यह आत्मा कभी शांत नहीं होगी। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए भी खतरा है, शिखा ने सख्ती से कहा। रोहन के पिता ने घबराते हुए कहा, ठीक है, हम सब सच बताते हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों ने मृदुला के साथ अन्याय किया। हमने उसे संपत्ति के लिए मारा और उसके बाद उसकी कहानी को दबा दिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी आत्मा इतनी ताकतवर बन जाएगी। शिखा ने गांव वालों के सामने मृदुला की पूरी कहानी रखी। उन्होंने मृदुला की याद में गांव के पुराने कुएं के पास एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया, जहां उसे जलाया गया था। जब स्मारक पूरा हुआ और वहां पूजा की गई, तो मृदुला की आत्मा ने आखिरी बार शिखा के सामने प्रकट होकर कहा, धन्यवाद शिखा, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। शिखा और रोहन ने नई शुरुआत की, लेकिन मृदुला की कहानी उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनकर रह गई। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।